आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते तनाव की बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये लगातार माथापच्ची चल रही है। एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर क्या होगा? बिहार में चुनावी ऐलान के 7 दिन बाद भी ये सवाल बरकरार है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन जारी है, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही। इसी बीच लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां कल तीनों की लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में पेशी भी होनी है। साथ ही आरजेडी के तीनों नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मिलेंगे, जहां सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर बात होगी। इधर एनडीए में भी सीट शेयरिंग पटना के बाद दिल्ली में यहां मंथन हो रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि बिहार की सियासत में सीट शेयरिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि अहमियत और अस्तित्व की लड़ाई भी है। यही वजह है कि सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन सवाल ये कि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिर कैसे सहमति बनेगी? क्या सीट शेयरिंग में जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान होगा क्या? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चले जा रहे दांव, सहयोगियों के दबाव और बढ़ते तनाव के बीच आरजेडी के मुखिया लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आरजेडी के तीनों नेता एक ओर 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में कोर्ट में पेश होंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत होगी। इस दौरान तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने पर भी बात बन सकती है, जिसका ऐलान सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच जब दिल्ली में तेजस्वी से सवाल हुआ, तो सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह आरजेडी नेता का जवाब आया। यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात और सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बात पर तेजस्वी यादव ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन खबर है कि कल रात लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें अधिकतर सीटों को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 55 सीटें मिल सकती हैं, सीपीआई-एमएल को 21 से 22 सीटों का ऑफर तेजस्वी ने दिया है। इसके अलावा मुकेश सहनी को 15 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें, वहीं जेएमएम को 3 और आरएलजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। हालांकि सीट शेयरिंग पर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, जिसे लेकर महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि 1-2 दिन के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। यहाँ कोई किचकिच नहीं है, यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिले हुए हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है लोकतंत्र की जननी पर। इसलिए यहाँ सीट की नहीं, जीत को लेकर के हम मैदान में जा रहे हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाती है। महागठबंधन के नेता फूंक फूंक कर एक-एक कदम रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पर पुख्ता प्लान बना रहे हैं, ताकि किसी भी सहयोगी के मन में कोई खलिश न रह जाए, और यही हालात एनडीए में भी है। दिल्ली में 2 दिन से सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के नेताओं की बैठक चल रही है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसके पाले में कौन सा विधानसभा क्षेत्र आएगा, विजय के लिए कौन सा दांव चला जाएगा, इसे लेकर माथापच्ची हो रही है। लेकिन ताबड़तोड़ बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, जेपी नड्डा के घर में हुई बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल गया है, जिसके मुताबिक जेडीयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 27 सीट, जीतन राम मांझी की हम को 7 सीट और आरएलएसएम को 6 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान का भी इंतजार है, और एनडीए के नेताओं का दावा है कि दिल्ली में मुहर लगते ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा।
घर में होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो सब सुलझा लिया जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, कहीं कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं है और अंत एकदम बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, एनडीए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। अब देखिए, ये कुछ घंटों का मसला है, अंतिम चरण में सब कुछ है, एक सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द साझा ऐलान हो जाएगा। जेडीयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है अब सीट शेयरिंग का ऐलान विधिवत हो जाने दीजिए, सभी सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। चुनावी ऐलान के 7 दिन बाद भी एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति में हैं। जबकि पहली बार बिहार के चुनाव के रण में उतरी जनसुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और कल जनसुराज की दूसरी लिस्ट भी संभव है। ऐसे में सवाल है, सीट शेयरिंग पर हो रही देरी से क्या चुनाव में दोनों गठबंधनों को नुकसान होगा? और सवाल ये भी कि आखिर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर ये अपडेट है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू भी होने वाली है। बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार चल रहा है और बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। अब चूंकि टाइम बहुत कम बचा है, दिन कम बचे हैं, ऐसे में ये बड़ा जरूरी काम है जिसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग जो कि अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और सीट शेयरिंग को लेकर आखिर इतनी देरी क्यों, क्योंकि डेट्स डिक्लेयर होकर अब 1 हफ्ता हो चुका है। मेरे साथ में बात करने के लिए इस पर जुड़ गए हैं खास मेहमान प्रियदर्शनी रंजन मेरे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रियदर्शी रंजन जी, स्वागत आपका। संजय शर्मा मेरे साथ में है, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी थोड़ी देर बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे और पटना से ब्यूरो चीफ नील कमल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले नील कमल, आपका रुख करते हुए, जो माथापच्ची पिछले काफी दिन से तूल पकड़ रही है, उसमें कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में खासकर जो है वो सीट शेयरिंग का मामला और जो कितने सीट पे कौन चुनाव लड़ेंगे, ये मसला सुलझ चुका है। और अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी और जो बाकी जो सीट शेयरिंग का मसला था उसे सुलझा लिया गया है। तमाम पार्टियां जो थे घटक दल के, चाहे वो एलजेपी चिराग पासवान की बात की जाए या जितेंद्र राम मांझी की बात की जाए या उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, इन तीनों को भी जो घटक दल है उन तीनों के सीट को भी तय कर दिया गया है कितने कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। अब उम्मीदवार कौन होंगे ये लोग पार्टियां अपना तय करेंगी। हो सकता है कि वो लोग कर भी चुके हों कि किस क्षेत्र से कहाँ कौन कौन सी पार्टी कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा 17 तारीख लास्ट डेट है, नामांकन की तिथि जो है पहले चरण के लिए वो 17 तारीख अंतिम दिन है। तो ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो कंफर्म सीट है ये उम्मीदवार यहाँ पे हो सकते हैं और ये सीट इसी फला पार्टी को दी जानी है। वहां के जो कैंडिडेट चुन लिए गए हैं, ये अनऑफिशियल जो बात हमें पता चली है कि वहां के जो कैंडिडेट चुन लिए गए हैं उनके पास जो है पार्टी ऑफिस से फोन भी जा रहा है कि आप अपनी तैयारी करके रखिए, आपको वहां नामांकन पत्र भरना है। तो नामांकन पत्र भरने के लिए कई दस्तावेज भी जुटाने पड़ते हैं, तो उनको ये फोन करके कह दिया गया है कि आप जो है पूरी तरह से तैयार रहिए और जैसे ही हम लोग ऐलान करेंगे उसके दूसरे दिन आपको नामांकन पत्र भर देना। तो ये सब सिनेरियो है। जो मामला था, जो अंदर सीट शेयरिंग का मामला, वो सुलझ चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर ही मामला फंसा हुआ था, कौन कितने सीट पे लड़ेगा इसको लेकर के उपापों की स्थिति नहीं थी, ना वहां झगड़ा था एनडीए में। सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ था और दो दल जो थे, उपेंद्र कुशवाहा की और जितेंद्र राम मांझी की, वो ज्यादा सीट चाहते थे क्योंकि चिराग पासवान को यह पता था कि उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी। हालांकि वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेले, 1-2 सीट अपनी बढ़ाने में कामयाब भी रहे हैं। तो लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है, हालांकि ये सूत्र के से मिली जानकारी है कि अगर चिराग को सीट बढ़ाई जाती है तो उनमें से 3-4 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीजेपी के होंगे, लेकिन सिंबल
उनका रहेगा। ये तमाम पार्टियां हर चुनाव के समय में करती हैं। तो ये पूरी स्थिति बन रही है। अब देखिए पटाक्षेप हो जाएगा। आज ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसके बाद कल हो सकता है कि दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एनडीए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारा चीज पटाक्षेप कर दे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मनीष पांडे जी, अब तो अंतिम दौर में चीजें चल रही हैं, बड़ी मीटिंग भी चल रही है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ, सब कुछ अंतिम दौर में ही समझिए, क्योंकि समय भी कम है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि एनडीए घटक दल के किसी भी दल में वो स्थिति नहीं थी कि हम दूसरे दल में भी जा सकते हैं, दूसरे घटक दल में भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं थी। हाँ, सीटों को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो स्वाभाविक है, क्योंकि हर दलों के अपने कार्यकर्ता है, अपने भावी संभावित उम्मीदवार होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वह चुनाव लड़े। और खास करके ऐसी स्थिति में जब सबको लगता हो एक जिताऊ गठबंधन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो जहां जो जिस विधानसभा में जो कार्यकर्ता लगे हुए थे उनको उम्मीदें थी। उस आधार पे वो अपने नेता से डिमांड कर रहे थे और उनके नेता जो है वो गठबंधन में डिमांड कर रहे थे। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया यह होती है, लेकिन कृषि में भी ये विषय नहीं था बार्गेन करने का कि आप नहीं देंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, या क्योंकि एनडीए के जो 5 घटक दल है, मांझी तो बोल रहे थे पर्याप्त सीट नहीं मिलेंगी तो 100 पर लड़ेंगे। मांझी भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी, वो भी अड़ गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, किसी का स्टेटमेंट नहीं था। हाँ, सूत्रों के हवाले से बिहार में बहुत सारी खबरें चल रही थी, जो हर दल के साथ चलता है। राजनीति की ये सब शोभाएं हैं, श्रृंगार है, वो अलग विषय है। लेकिन घटक दल के जो भी 5 दल हमारे हैं, उन सभी 5 दलों की एक प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि बिहार में पुनर्वापसी जंगल राज की नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी त्याग करना पड़े। ठीक है, और ये मेरे साथ में आप कह रहे हैं 5 जो पार्टी हैं वो एकदम साथ में है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और किसी तरह अब कहीं पेच नहीं फंसा हुआ। अब थोड़ी देर में जब मीटिंग शुरू हो जाएगी, वहां से जो निकलकर चीजें सामने आएंगी वो भी अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। इसी बीच मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता असिरनाथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर। असिरनाथ जी, चूंकि लालू, राबड़ी, तेजस्वी सभी दिल्ली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, क्या अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं क्या जिन पर मंथन बाकी है? देखिए, वो तेजस्वी जी ने बहुत साफ उसका जवाब दे दिया है कि चूंकि कोर्ट ने बुलाया है इसलिए हम लोग आए। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली गए हैं और हमारे बड़े नेता दिल्ली में हैं, तो मुलाकात हो जाए। औपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकातें तो होती रहती हैं, और चुनाव है, एक ऐसा समय है कि मुझे लगता है कि मिलना जुलना लोग ज्यादा वाजिब भी समझेंगे, जरूरी भी समझेंगे। तो हो सकता है कि कोई मुलाकात हो, हालांकि कोई मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं है, पहले से तय नहीं है कि ये जाके मिलेंगे या आज कोई बड़ी राजनीतिक बात होगी। कांग्रेस अपनी राजनीतिक बात जरूर आज वहां कर रही है। हमारे टॉप लीडरशिप बिहार चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व तो आंतरिक मंथन तो कर रहा है, इसकी जानकारी है। लेकिन अब ये लोग लालू जी गए हैं या तेजस्वी जी गए हैं, तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ ऐसा तय नहीं है। अगर मिल लेते हैं तो अच्छी बात, वरना वो गए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि लालू परिवार को आना ही था दिल्ली, इसीलिए मुलाकात हो सकती है, बाकी सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह से कोई पेश नहीं फंसा, ये एक नॉर्मल शिष्टाचार भेंट होगी, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, ये बस वही है, क्योंकि जहां तक सीट शेयरिंग का मसला है, जो मेरी जानकारी में है कि सारी चीजें लगभग अब तय हो गई हैं और हो सकता है कि कल हम अनाउंस कर दें। कुछ बता सकते हैं कौन कितनी सीट रखेगा? क्योंकि उधर तो एनडीए में एकदम ये मैं आपको सही बताऊं तो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, आपको क्या बताऊंगा, कल हम लोग अनाउंस कर देंगे, सबको पता चल जाएगा। नीलकमल भाई को हो सकता है कुछ सूचना हो तो नीलकमल जी बता देंगे आपको। अच्छा, ये सब चीजें भी बड़ी मायने रखती हैं। और नीलकमल, उधर बीजेपी और जेडीयू को लेकर तो ये खबर आपने पहले ही दे दी थी कि 101, 102 सीटों पर लड़ेंगे। फिर ये खबर हमने दर्शकों तक भी पहुंचाई, हालांकि अभी तक तो सूत्र ही कहेंगे क्योंकि आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है। 203 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू, बाकी पर सहयोगी दल। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये तालमेल कैसे बैठ रहा है? सूत्र क्या बता रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए अभी जो आसिफ जी कह रहे थे कि ये अभी एक्यूरेट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव 48 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसलिए उनका एक वाजिब हक बनता था। तो वो 78 सीट से घट करके फिर 70 पे आए थे। और अभी जो हमें जो जानकारी मिली है 52 से 55 के सीट पर वो उनको दी जा सकती है कांग्रेस को। और सीट शेयरिंग का मामला ऐसा है, कांग्रेस ये भी कह रही थी कि उन्हें ऐसी सीटें दे दी जाती है आरजेडी की तरफ से जहां चुनाव जीतना लगभग असंभव होता है। तो कुछ सीटें ऐसी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इस बार आरजेडी को, जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भी जीत कर आ सके, क्योंकि पिछले बार जो सीटें दी गई थी वहां पर बहुत मुश्किल था महागठबंधन के किसी भी घटक दल पे जीतने का। तो इसलिए 19 सीट पे रह गए थे ये कांग्रेस के उम्मीदवार जो है 70 सीटों पे खड़े किए थे 19 पे। लेकिन इस बार जो है अगर सीटें घटाती हैं तो उन्हें ऐसे सीट देनी पड़ेगी आरजेडी को जहां पर उनके उम्मीदवार एक अच्छी फाइट कर सके और संभवतः जीत भी सके। जीत हार तो जनता के हाथ में है, लेकिन ऐसी सीट चाहते हैं जहां पे फाइट जो है वो एक अच्छी तरह से हो। तो यही मामला बन रहा है। दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी को भी 20 सीट देने की बात है, लेकिन वो अड़े हुए हैं ज्यादा सीटों पे। अब देखिए उनके साथ क्या बातचीत होता है, लेकिन डिप्टी सीएम का डिमांड तो उनका ही है। पहले तो सीट शेयरिंग पर बात बन जाए, फिर उसका ऐलान हो जाए, और ऐलान होने के बाद में सब कुछ शांति से बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद, ऐलान होने के बाद अगर नाराजगी सामने आए ना, तब तो ये दल बदल प्रक्रिया और तेजी से शुरू होगी। जिसके इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और है, पशुपतिनाथ पारस जो है एलजेपी, जो राष्ट्रीय एलजेपी है, वो अभी असदुद्दीन ओवैसी के टच में है। तो हो सकता है कि उनको 2 सीट दी जा रही थी तो वो महागठबंधन से बाहर चले जाए। तो ये भी एक जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो हो सकता है पशुपतिनाथ पारस को वो अपने साथ जोड़ करके यहाँ पर एक और मोर्चा खोल ले, ये भी एक संभावना जताई जा रही। यानी चर्चा एनडीए की है, चर्चा इंडिया अलायंस की है, चर्चा जनसुराज पार्टी की भी हो रही है, क्योंकि अब तो नए नए मैदान में उतरे हैं। और उधर असदुद्दीन ओवैसी भी अपना मोर्चा मजबूत करने की अब कोशिश में दिखेंगे, जैसा अभी बोला कि पशुपति पारस साथ में जा सकते हैं। जनसुराज पार्टी का चूंकि जिक्र हो रहा है, संजय शर्मा जी, एक तरफ तो प्रशांत किशोर कह रहे थे मजबूत तरीके से बिहार के लोगों के मुद्दे उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान देंगे, बिल्कुल साफ छवि के नेता चुन चुन कर आएंगे जिस पर जनता आंख बंद करके भरोसा कर सके। लेकिन जब पहली लिस्ट सामने आई, हंगामा तो तभी देखने को मिल गया। अब तो दूसरी लिस्ट की बारी है। देखिए, ये बिहार में हम लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है कि आप देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग कहते हैं एनडीए के लोग और महागठबंधन के लोग, वो लोग हमारी नकल कर रहे हैं। हम लोगों ने 10 तारीख से नॉमिनेशन जो शुरू होने का जो हुआ है, तो हम लोगों ने 9 तारीख को ही 51 सीट का ऐलान कर दिया। तो इससे तो दिखता है ना, जग जाहिर है बिहार के लोग, मतलब आप कह रहे हैं जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उससे इतिहास रच दिया। मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी जीत मिल गई है। अच्छा, ये तो इतिहास रचने वाली ही बात है ना, कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी नकल कर रही है। हमें इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी नकल कर रही है और महागठबंधन के लोग भी हमारी नकल कर रहे हैं। हम किसी का नकल नहीं करने वाले हैं, हमारी पार्टी किसी का नकल नहीं करने वाली है। हमारी जो मुहिम है, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प पे हम कायम हैं और आगे कायम रहें। ठीक है। और हमें जो आगे सीट का ऐलान करना है, हम लोग करेंगे। कल 13 तारीख को लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? एक तो होता है दावा करना और बड़ी बड़ी बातें करना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब आम लोगों के बीच में जा रहे हैं सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है? क्योंकि नई नई चीजों में बड़ा रिस्क रहता है। आप तो देख रहे होंगे, कल गए हैं हमारे प्रशांत जी भी गए हैं क्षेत्र में, आप तो देखे होंगे कितना हुजूम था लोगों का, किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। बड़ा फर्क होता है, लेकिन और बड़ा फर्क होता है संजय जी, जो हुजूम आता है वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाता कई बार। ये तो कहने की बात है कि अगर हुजूम ना भी हो तो आप ही लोग कहेंगे कि आपके साथी कोई लोग ही नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ हुजूम है तो फिर तो इल्जाम लगाने की कोई बात ही नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पूछ रही हूँ कि लोगों का साथ किस तरीके से मिलता है। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है लोगों का। और आप देख लीजिए, मैं जेडीयू का भी देखा हूँ, बीजेपी का भी देखा हूँ और महागठबंधन का भी देख रहा हूँ। तीनों सभी जितने घटक दलें हैं इनके साथ
सभी लोगों का देख रहा हूँ कि बस एक शिष्टाचार मुलाकात ये लोग करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, बाकी तो अंदर खेमे में क्या चल रहा है ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का नकल और बस खेमे में क्या चल रहा है। और ये आप देखते होंगे जेडीयू और भाजपा के लोग कि 9 से 10 कार्यकर्ताओं से मिलने का समय है, सुबह 9 से 10 पूरा दिन ये लोग नहीं मिलते हैं। ये लोग अपना काम करते हैं, बिहार के लोगों का काम नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत जी जो हैं, आप देख सकते हैं, सारे लोग जग जाहिर है कि सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 2 बजे तक यहाँ पे लगी रहती है, हुजूम लगी रहती है कार्यकर्ताओं का, और सब लोगों से मिलते हैं। यानी आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सुनते भी हैं, उनका समाधान भी देते हैं, और यही लोगों के दिल को छू रही है बात, और इसलिए सपोर्ट मिल रहा है। खैर, वोट बैंक के तौर पर सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं प्रियदर्शी जी का रुख कर लेती हूँ। प्रियदर्शी जी, आपने सभी पार्टी को सुना, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ बैठे हैं। सुगबुगाहट क्या है बिहार में, लोगों का मन क्या कहता है, क्या बदलाव होगा? देखिए, सीट बंटवारों को लेकर के जो बात चल रही थी वो, और जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये दोनों दो बातें हैं। अगर सीट बंटवारों को लेकर के बात करें तो जो चीजें फंसी हुई हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था दोनों गठबंधनों में कि नॉमिनेशन की तारीख अनाउंस है, नॉमिनेशन जारी है प्रक्रिया, और सीट बंटवारा नहीं हुआ है दोनों गठबंधनों में, बड़े गठबंधनों में। ये ऐतिहासिक मामला है। जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, और कोई बयानेबाजियां, कोई तर्क दे दे कि हमारे गठबंधन में सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो सीटों का अनाउंस क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी गठबंधन आगे आकर के सीट पर बातचीत क्यों नहीं कर रहा? पेच फंसा हुआ है, और इसमें किसी तीसरे को फायदा हो सकता है। आप तैयारी का मौका नहीं देंगे, आप अभी तक सीट ही नहीं फाइनल कर पाए हैं कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगा, फिर पार्टी तय करेगी कि उस पर प्रत्याशी कौन सा लड़ाएंगे, तो समय तो लगेगा, और इसमें तीसरे को फायदा हो सकता है। जो आप परिवर्तन की बात कर रहे थे कि परिवर्तन की सुगबुगाहट है क्या, देखिए, बिहार उम्मीदों के उन्माद पर सवार है। बिहार चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन किसके भरोसे करे, कौन उसका चेहरा हो, कौन उसका नायक होगा, ये बिहार अभी तक तय नहीं कर पाया है। जिस तरीके से बिहार चल रहा है वैसा बिहार तो नहीं चलना चाहिए। 70 के बाद इस बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो बिहार के हित में नहीं कहा जा सकता है। 70 के दशक के बाद जो कुछ भी बिहार में हुआ वो बिहार के हित में नहीं कहा जा सकता है। तो बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं। रोजगार और पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी बिहार की बड़ी समस्या है। लोग कह लें, कोई बहानेबाजियां कर लें कि कभी ऐसा था इसलिए बिहार में उद्योग नहीं लगा, कभी ऐसा हुआ तो नहीं लगा, कभी इनकी सरकार थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा लें, लेकिन सच यही है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। और ये जो नायक हैं, अभी के नायक हैं, वे कारगर उपाय देने में कामयाब नहीं रहे, और इसमें सभी पार्टियां एक जैसी हैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, सबों ने कमोबेश सरकार चलाई है साथ में। तो उस लिहाज से भी आप देखें तो एक दूसरे पर जब ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो वो हास्यास्पद स्थिति रहता है। सभी एक जैसे लगते हैं, और प्रशांत किशोर जी के भी प्रवक्ता बैठे हुए, ये भी सरकार चलाए हैं, प्रशांत किशोर जी भी सरकार में रहे हैं। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर भी अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। कोई वो तर्क नहीं दे सकते हैं कि नहीं भाई मैं बिहार में नहीं था इसलिए बिहार की ऐसी स्थिति हो गई। वे एक सत्ताधारी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका ही दावा है कि उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये चीजें उनके जुबान से भी अच्छा नहीं। माहौल क्या है, इसीलिए तो मैंने पूछा। अब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फायदा देखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले अपना मुनाफा, बड़ी बड़ी बातें हैं, और जब आ जाते हैं सत्ता में तो पूरे वादे होते भी नहीं है। ये हमने देखा। सीट शेयरिंग को लेकर अगर देरी हो रही है तो उसके पीछे भी रीजन है कि भाई वो रस्साकशी चल रही है, हर कोई अपना फायदा देकर ज्यादा सीटें चाहता है, तो उस पर भी बात बनानी है। तो इसीलिए मैंने ओवरऑल पूछा। ये जो देरी है इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हर कोई अपना फायदा देख रहा है। बिहार के लोग भी तो सब समझते होंगे ना, बड़े बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, बड़ा सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो भरोसा किस पर? देखिए, लड़ाई यहाँ दो गठबंधनों के बीच में ही है, एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही है। अच्छा, मतलब जनसुराज पार्टी उसमें कहीं नहीं है। अभी संजय शर्मा जी को बुरा लग सकता है। नहीं, बुरा लगने की बात नहीं है। सच्चाई ये भी जानते हैं कि जिस तरीके के प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं उसमें से कितने जीता हुए हैं और कितने लोग जुड़े हुए। ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो समय आने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बिहार के लोग, देश के लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे
कि कितने जिताऊ कैंडिडेट हैं और कितने जीत के आ रहे हैं। 200 पार्टियां के करीब चुनाव लड़ती हैं बिहार में। बिहार में पिछली बार 2020 में करीब 200 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। तो सभी का अपना अपना दावा होता है, इस तरीके से जनसुराज का भी अपना दावा है। इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है जो ये दावे कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ठीक है, प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के तौर पर अन्य 200 पार्टियों में ज्यादा मजबूत हैं। हाँ। लेकिन ये कहें कि वो थर्ड फोर्स बन गए हैं, ऐसा बिहार में अभी देखने को नहीं मिलता। आपको थर्ड फोर्स बनने के लिए, जैसा रामविलास पासवान बने थे 2005 में, तो मिले तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है? फिर मिला है। एक सेकेंड प्रियदर्शी जी, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है फिर? उनकी शाख कमजोर हुई है, उनकी साख कमजोर हुई है। पिछले जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान मुसलमानों को एकजुट किया है, उससे ओवैसी साहब कमजोर पड़े हैं बिहार की राजनीति में। निश्चित तौर पर वे चुनाव लड़ेंगे और अगर कुछ भी उनका वोट आता है तो वो महागठबंधन के कोटे से ही जाएगा, महागठबंधन को ही नुकसान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको सफलताएं पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मिली थी, वो उम्मीद इस बार थोड़ा धुंधला है, थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, खास करके सीमांचल के इलाके में, जिस इलाके में पिछली बार भी उनकी सीटें आई थी, वहां पर ये वे अभी भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और खेल बिगाड़ सकते हैं महागठबंधन का। ठीक है, कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, कौन किसका खेल बना देगा? नीलकमल, अभी थोड़ा वेट और करना होगा ना? मतलब उधर राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात, इधर बीजेपी की बड़ी मीटिंग, क्या आज किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट होना है क्या, हाँ या ना? देखिए, तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचेंगे। हाँ। कल कोर्ट में पेश होंगे सशरीर, चूंकि उनको लैंड फॉर जॉब और जो IRCTC का मामला है उसमें वो सशरीर पेश होंगे। वहां कोर्ट से जब वहां से निकलेंगे, उसके बाद कल देर शाम वो पटना पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। हाँ। देर शाम जब पटना पहुंचेंगे उस समय तक बहुत हद तक मामला सुलझ चुका होगा और कल ही शाम में हो सकता है कि महागठबंधन की ओर से सीट के अनाउंसमेंट कर दिया जाए, कौन किस सीट पे लड़ेगा। वो सीट शेयरिंग का मामला भी पूरा सामने आ जाएगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिले हैं ये भी सामने आ जाएगा। तो कल शाम तक का इंतजार महागठबंधन में करना पड़ेगा। और आज जो NDA की बैठक हो रही है, संभवतः वो भी कल ही 13 तारीख को ही महागठबंधन और NDA दोनों के सीट शेयरिंग और कितने कौन से पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, इसका पटाक्षेप होगा। तो कल तेजस्वी यादव कान में जब पहुंचेंगे उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग और कौन से दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, इसका पटाक्षेप होगा। ठीक है नीलकमल, नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि लगातार बड़े अपडेट्स बिहार से मिल रहे हैं, तो अभी के लिए आपका शुक्रिया। कुछ बड़ी खबरें निकलकर अगर सामने आए तो वो ब्रेकिंग न्यूज हम तक पहुंचाइएगा, ताकि इसी शो के दौरान हम अपने दर्शकों को अपडेट कर सकें। बाकी जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि इधर बीजेपी की बड़ी मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई और दिल्ली ही पहुंचे हुए हैं तेजस्वी, लालू और राबड़ी देवी। और जानकारी ऐसी कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तेजस्वी और राहुल अगर मिलते हैं तो क्या बातचीत होगी? सीट शेयरिंग का मसला अगर सुलझ गया है तो फिर क्यों अनाउंसमेंट करने में देरी हो रही है? और अगर आज ये बीजेपी की बड़ी मीटिंग हो रही है तो क्या आज ही कोई नतीजा निकल जाएगा? मनीष पांडे जी, हालांकि संजय शर्मा जी ने कह दिया कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई वो जनसुराज पार्टी ने कर दिया, इतिहास रच दिया। भाई आप इतिहास रचने में कैसे पीछे रह गए? मनीष पांडे जी म्यूट है शायद, क्या आप अनम्यूट कीजिए। देखिए, जन सुराज की बातों का जवाब देना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि इसके नेता खुद कहते हैं कि या तो 10 सीट आएगा या फिर तो पूरी सरकार ही बन जाएगी, बहुमत आ जाएगा। तो जिसके रणनीतिकार नेता खुद असमंजस में हो, कंफ्यूजन में हो कि या तो टॉप रहेंगे या बॉटम रहेंगे। असमंजस में आप लोग हैं, हमारे नेता भी नहीं है और हमारी पार्टी भी नहीं है, इसलिए कि हम लोग का जो निर्णय होता है स्पष्ट होता है और बिहार को बदलने की हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है और हमारे प्रशांत जी छेड़े हैं, उसको हम लोग संकल्पित हैं उसके लिए और करेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि जन सुराज के बारे में बोलने का वाजिब नहीं है, तो बिहार की जनता इस बार जो लहर है ना, हमारे बिहार के जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, इस बार आपको पूरे बिहार के लोगों को दिखा देंगे कि जिस तरह से हमारे प्रशांत जी हमारे बिहार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे बिहार के युवा और हमारे साथी जितने हैं ये दिखा देने का काम करेंगे। उस दिन आपको अपने आप पे पछतावा होगा
कि हमने क्या कहा था डिबेट में कि जन सुराज के बारे में कोई बोलना वाजिब नहीं होगा। ये आपको स्पष्ट बिहार की जनता जब आप देख ली, इंतजार कीजिए वक्त का। वक्त का इंतजार तो बिहार की जनता भी कर रही है। और आपने कहा प्रशांत किशोर ने ठाना है कि बिहार को बदलना है, लेकिन सवाल ये भी ना कि बिहार के लोग क्या बदलना चाहते हैं, बिहार के लोग किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, क्या वो अपना नेता का। मेरा समय पूरा नहीं हुआ। हाँ आप बोलिए, चलिए बोलिए आप। चूंकि संजय जी बोल रहे थे, अगर उनको 1-2 मिनट और मेरा लेना है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं आप बोलिए आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। हाँ, इसीलिए कि इनके नेता ने गांधी मैदान में एक बार बुलाया था लोगों को, बहुत सारी कुर्सियां लगाई थी और उसी दिन सुबह कह रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पूरा गांधी मैदान ऐतिहासिक हो जाएगा। हम लोगों ने देखा, उसके बाद इनके नेता जो है 4 विधानसभा के उपचुनाव बिहार में लड़े, चारों जगह सीट देने का काम किया। हम लोगों ने देखा 51 सीटों की घोषणा करी, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई इनके कार्यकर्ताओं का वो भी हम लोगों ने देखा। देखिए, एक ऐसी पार्टी जिसने अपना एक मुखिया भी नहीं बनाया हो, वो बिहार में सरकार बनाने की बात करता है और उसका हर एक व्यक्ति से जब पूछा जाता है तो वो पीके के अलावा किसी दूसरे का नाम भी शायद नहीं जानता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर और आम कार्यकर्ताओं के बीच में एक व्यक्ति 9 बजे से लेकर 2 बजे रात तक कौन उपलब्ध है भाई, तो सिर्फ प्रशांत किशोर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष कौन है पार्टी का, इन सब बातों से कोई मतलब उस पार्टी को नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप उस पार्टी से पूछेंगे कि भैया मुख्यमंत्री का आपका उम्मीदवार कौन है, 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ना तो यह विषय मीडिया के लिए है ना ही उस पार्टी के लिए है। भाई जीतेंगे जब उम्मीदवार विधायक जो जीत कराएंगे वो तय करेंगे। आप सारी कल्पनाओं से, सारी राजनीतिक संभावनाओं से इतर अलग होकर जन सुराज आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी है जो कभी दिल्ली के एक पार्टी की याद दिला देती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब मैंने 51 सीटों का जब लिस्ट देखा, दिल्ली की पार्टी ने कमाल किया था, लेकिन शुरुआत में भले ही चूक गए थे। दिल्ली की पार्टी ने कमाल किया था, लेकिन शुरुआत में भले ही चूक गए थे। हाँ, तो कमाल तो होता ही है, लेकिन चूंकि कहते हैं कि काट की हांडी बार बार चलती नहीं है। मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ, उसके बाद आपको जितना बोलना होगा बोलिएगा। बहुत ज्यादा जनता के बीच में बोलना है, बोलते रहिएगा। 10 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। वह यह है कि एक व्यक्ति जो चला था बिहार की, या चला है बिहार की राजनीति को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, एक नया आयाम खड़ा करने के लिए, मैंने जब उनके 51 सीटों की जब सूची देखी तो मुझे इतनी हंसी आई कि वो जातीय आधार पर जब सारे राजनीतिक दलों ने यह तय कर रखा कि यह सीट किस जाति की है, वह सीट किस जाति की है, वह सीट किस जाति की है, जन सुराज पार्टी ने भी तय किया कि जहां से कायस्थ लड़ता है वहां से कायस्थ को टिकट देना है, जहां से मुस्लिम लड़ता है वहां से मुस्लिम को टिकट देना है। यह देखिए, बदलाव करने की सोच के साथ जो पार्टी बिहार में राजनीति करने आई है, ऐसा नहीं करती क्या मनीष पांडे उसका राजनीतिक जी, मनीष पांडे जी, बीजेपी ऐसा नहीं करती क्या? एनडीए ऐसा नहीं हम करती तो बहुत भाई, हम तो अच्छा, बहुत जो 51 की लिस्ट सामने आई थी ना, जातीय समीकरण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम तो बहुत खराब महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, बड़े अच्छे से इक्वेशन बिठाई गई है। रचना जी, हम तो गंदे हैं ना, हम तो गंदे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये क्या बोल रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन पर बैठकर क्या बोल रहे हैं? अरे रचना जी, हम बहुत गंदे। जब जनसुराज आया हुआ एक पार्टी ऐसा, जब जनसुराज एक ऐसी पार्टी आई हुई है जो कहती है कि हम सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया, तो जब आप भी वही जातीय आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं, आप भी 21,000 रुपया का फॉर्म भरवाए एक विधानसभा में, पता नहीं कितनों को, और आपने टिकट दिया एक व्यक्ति को, तो आप में अलग, आप में समानता असमानता क्या रही दूसरे दलों की? मैं यह रचना जी पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि यह आपको भी पूछना चाहिए रचना जी, कि जब आप भी जाति देखकर ही, जातीय समीकरण देखकर ही रणनीति बना रहे हैं, तो फिर आप में और दूसरे दलों में क्या परिवर्तन का अंतर दिखेगा बिहार
की जनता। मनीष जी, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि राजनीति से जो जाति है ना वो कभी जाती ही नहीं है। पार्टी कोई भी नहीं, ऐसे बात नहीं कराइए रसना जी, ऐसे बात नहीं कराइए। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, ऐसे बात मत करवाइए। राजनीति से जाति कभी जाती ही नहीं, ये गलत तरीका है रसना जी। मैं निवेदन करूंगा, आपके राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हैं, अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर देने की बात करके आए हैं, मैं कह रही हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है, ये मैं फैसला नहीं करती ना, ये पॉलिटिकल पार्टी और उनके आलाकमान फैसला करते हैं। लेकिन ये जाति की इक्वेशन हर पॉलिटिकल पार्टी में है और हर चुनावों में देखने को मिलती है, ये हर चुनावों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर राजनीति में जाति नहीं होती है तो वाकई मैं राजनीतिक विश्लेषक से सवाल करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लौटेंगे फौरन। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। जेसिका लाल केस में किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस पर रहा। मनी पावर बहुत बड़ा था इसके, पैसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया लोगों को। पहले से चल रहा था कि विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं, निगेटिव मीडिया रिपोर्ट आ रही थी। एक चार्ल शोभराज केस था, बहुत चर्चित केस। जब आपने उसके भागने के बाद उसे गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी के बाद की कहानी और गिरफ्तारी के पहले की कहानी जरा बता दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए खाकी डायरीज। तो बड़े अपडेट्स हम लगातार बिहार चुनाव से जुड़े हुए बता रहे हैं। एक तरफ तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो रहे हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में ही अभी ये खींचतान जारी है। उधर जनस्वराज पार्टी जो कि 51 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुका है, और किसके फेवर में चीजें जाएंगी या फिर किसके खिलाफ जाएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा या फिर आपराधिक घटनाओं का मुद्दा या स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम ऐसे मसले हैं, पलायन का मसला, ये बिहार चुनाव के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच ही अगर डेट डिक्लेयर होने के एक हफ्ते बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया या फिर ये बताया नहीं जा सका कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो ये सोचने वाली बात है। नीलकमल जो कि थोड़ी देर पहले हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पटना से ब्यूरो चीफ, वो भी बता रहे थे कि अभी मंथन चल रहा है, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को भी पूरा करना है, उन्हें भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि नाराजगी इस वक्त पर भारी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, दल बदल की खबरें जरूर आने लगी। आरजेडी से अभी 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया भी है, और ये मुश्किलें अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगी। असित नाथ तिवारी जी, इन मुश्किलों से पार पाने की तैयारी इंडिया अलायंस की क्या है? इंडिया अलायंस में जितने राजनीतिक दल है ना, सबका सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि अभी उतना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। इसलिए किस राजनीतिक मुश्किल से कैसे निपटना है वो इंडिया अलायंस के सभी लोगों को पता है। ऐसी कोई मुश्किल है नहीं, मुश्किल है वो पूरे राज्य के साथ है। अभी 7-8 दिन पहले बिहार के शिक्षकों ने एक अभियान चलाया, बदला लो बदल डालो। आज मैंने देखा है कि सेम इसी नारे के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो ग्रुप है वो अभी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया है, बदला लो बदल डालो। आप जब अलग अलग चंक उठा के देखिएगा, बिहार का दारोगा अभ्यर्थी है, सिपाही अभ्यर्थी है, शिक्षकों की संख्या 4.5 लाख से ऊपर है, 4.25 लाख के करीब है, आंगनबाड़ी सेविका है, रसोईया है, सहायिका है, वगैरह वगैरह।
तो ये लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, बदला लो बदल डालो, तो किसको बदल दो? विपक्ष को नहीं ना, सत्ता को ही बदलने का अभियान चल रहा है ना। तो पूरा बिहार एक बड़े अभियान में जुटा और हम उस अभियान के साथ खड़े हैं। इस बार हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। 20 साल से के 5 साल अगर निकाल दीजिए तो 15 साल बिहार की जनता परेशान रही है। 15 साल बिहार की जनता ने जो भुगता है, जो भोगा है, उसके बाद उस भुगताई जनता ने एक अभियान शुरू कर दिया है, बदला लो बदल डालो। हम जनता के साथ खड़े हैं उस लड़ाई में, और ये लड़ाई इस बार जनता और एनडीए गठबंधन के बीच की है। बिहार सीधा एनडीए गठबंधन से लड़ रहा, इस बार बिहार खड़ा है एनडीए के मुकाबले, और बिहार एनडीए को कह रहा है कि बदला लो, कुछ बदला लेना है बिहार को इस एनडीए से, और बदल डालो, इसको बदल डालो। तो इसलिए ऐसी कोई चुनौती है नहीं जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, रचना जी। और मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। मैं अक्सर घबराता हूं चैनल पर जाने से कि अचानक एंकर को दौरे पड़ने लगते हैं और वो मानसिक रूप से फिर विचित्र लोगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, चीखने चिल्लाने। तो कम से कम आप उस तरह की एंकर नहीं है, तो बहुत बहुत आभार आपका। असली जर्नलिज्म यही है, एंकर के पास एक कायदे का अगर सवाल हो ना, उसे चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास कायदे के प्रश्न है, आप बेफिक्र रहिए, और न्यूज़ इंडिया पर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। वो जो चीखने चिल्लाने वाले चैनल्स हैं ना, वो अलग हैं, वो चीख कर चिल्ला कर ही टीआरपी लेते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अपनी बात रख सकते हैं, और डिबेट में बुलाते भी इसीलिए है ना, सत्ता पक्ष को या अपोजिशन को, कि अपनी अपनी बात रख सकें। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मनीष जी म्यूट है क्या आप? हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि अभी किसी स्लोगन की बात आशिक जी कह रहे थे, उसका समाधान मुझे लगता है तेजस्वी जी ने निकाल दिया। और तेजस्वी जी चूंकि 17 महीने की सरकार में नौकरी का वो अपना जो दावा है वो करते हैं और बड़ी मजबूती से करते हैं, लेकिन मैंने कांग्रेस को बड़ा कम देखा है कि वो 17 महीने में नौकरियों के दावे पर अपना दावा कभी जताती हो। लेकिन आशित भाई हमारे अच्छे, हम लोग व्यक्तिगत संबंध हम लोगों के हमेशा अच्छे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इनके जो एलाइज हैं, जो पार्टनर हैं, जो बड़े मजबूत आरजेडी हैं, उनका ये नौकरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे क्योंकि वही बदला लो और बदल डालो वाले पे कहाँ सूट करता है आशित जी को, ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए। नहीं, ये हमारा या उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ दिन पहले किसी शिक्षक नेता ने सबसे पहले ये पोस्टर पोस्ट किया, उसके बाद बड़े पैमाने पर बिहार के शिक्षकों ने इसे पोस्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये शिक्षकों के बीच चला, बदला लो बदल डालो। मनीष जी जब आप इधर उधर बात करें तो प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ अलग अलग पार्टियों का जिक्र हो रहा है, आपकी पार्टी कहीं, अच्छा इससे पहले भी जब डिबेट हुई थी ना, जिस दिन पार्टी ने 51 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था, मैं भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, बड़े बड़े बदलाव की बात कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन शुरुआत में वो रिस्पॉन्स वैसा मिला नहीं। क्या बिहार में जनसुराज पार्टी के साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा? शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होती है। देखिए, जिस तरह से बिहार की जनता का जनाधार हम लोगों के साथ दिख रहा है और मिल रहा है, और लोगों का जो साथ मिल रहा है, हुजूम है हमारे साथ, ऐसा उम्मीद की जा सकती है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और ये बदलाव हो के रहेगा, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से। ये लोग जिस तरह त्रस्त करके रखे हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। और इस बार बिहार के युवा साथी जो हैं, बिहार की जितने माताएं बहनें हैं, इन लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जितने भी नेता हैं अपने लिए सोचते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए सोचते हैं, और कहीं ना कहीं यही उनके मन में रहती है कि हम अगर एमएलए बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, तो कैसे हमारी बहू बन जाए, कैसे हमारे बेटा बन जाए, हमारा बेटा कहीं बड़ा उद्योगपति बन जाए, दिल्ली में मकान बन जाए, विदेश में जगह हो जाए। बस इसी फेरे में ही लोग रहते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत जी जो है, बिहार की जनता के जितने पीड़ित जनता है, जितनी दलित जनता है, जितनी
असहाय लोग हैं, उनके बारे में हमेशा सोचने का काम करते हैं। बातें ऐसी अच्छी अच्छी कही जाती हैं। अच्छा, यहाँ भी साफ इमेज का बड़ा जिक्र किया गया था, लेकिन जब 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई ना, वहीं पार्टी दफ्तर के बाद पास में ही हो हंगामा होने लगा था, बवाल होने लगा था। पहली लिस्ट पर ही ऐसा हो गया था, फिर भी लोग सवाल कर रहे थे। प्रियदर्शी जी, आपने कहा कि बिहार में थोड़ा बहुत तो होता ही ना है रचना जी, थोड़ा बहुत तो होता ही है। मान लीजिए एक विधानसभा सीट पे अगर 10 कैंडिडेट हैं, तो मान लीजिए अगर एक को मिलता है तो 9 तो नाराज होंगे ही होंगे, ये तो जाहिर है। सही बात है, तो एक टाइम पर एक साथ सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तालमेल अगर शुरू में ही बिगड़ जाए ना तो फिर सवाल उठता है। हालांकि फॉर्मूला पर धीरे धीरे आ रहे हैं जन सुराज के लोग। कितनी बड़ी विडंबना है, ठीक है रचना जी, कितनी बड़ी विडंबना है। मनीष पांडे जी को मैं कह रहा हूँ स्पेशली, आप सुन लीजिए, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ा त्योहार है चुनाव। इस चुनाव के जो त्योहार जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन आपके जितने भी घटक दल हैं एनडीए के और महागठबंधन के लोग, आप लोग कहाँ मनाने दे रहे हैं? अच्छा, लेकिन एक बात साफ हो गई इस डिबेट में। संजय शर्मा जी, एक सेकंड, इस डिबेट में ना एक बात साफ हो गई। असित नाथ जी बोलते हैं तो आप काटते नहीं उनकी बात, मनीष पांडे जी की बात में आप बार-बार बीच में बोलते हैं, बीच-बीच में उनकी बात काटते हैं, यानी कि जो असल मुकाबला आपका है वो बीजेपी से है। सॉफ्ट कॉर्नर है आपका इंडिया अलायंस, जिसके भी टीम है तो उसको सपोर्ट करते हैं, कौन बड़ी बात है। इंडिया अलायंस को लेकर यानी सॉफ्ट कॉर्नर है कि कल को हाथ मिलाना भी मिल जाए, स्वाभाविक है, तो हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आतिश तिवारी जी इतना संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती है बोलने का, लेकिन मनीष पांडे जी कुछ ओवर एक्टिंग करते हैं तो बोलना पड़ता है। राजनीति में सब चलता है, ठीक है। इनके पार्टी का तो चाल और चरित्र है। अरे जो ज्यादा ओवर नहीं करता, मेरी बात ऐसे कहिए कि ज्यादा मेरी बातें सूट नहीं करती जन सुराज भी मिल जाता है। अच्छा, प्रियदर्शी जी, आपके हिसाब से मेरी बातें सूट नहीं करती जन सुराज, ठीक है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जनता के हित में बात हो, जनहित में बात हो तो जरूरी सूट होती है। हमें भी तय कर लेगी है ना, जनहित में बात कौन कर रहा है, उनके फायदे की बात कौन कर रहा है, कौन से नेता पर भरोसा करना चाहिए, वो जनता तय करेगी। लेकिन प्रियदर्शी जी, आपने ये कहकर बड़ा दिल नहीं तोड़ दिया संजय शर्मा जी का कि कहीं रेस में ही नहीं है। आपने कहा एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, और अगर इन दो ही धड़ों में आपस में लड़ाई है तो ये जो सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची हो रही है, कोई डेंट भी पड़ सकता है क्या, कोई नुकसान भी हो सकता है क्या कि कोई सीटों पर अड़ा ही रहे और नहीं माना तो नाराजगी फिर भारी पड़ जाए? क्योंकि दलों को मिलाकर ही तो मुट्ठी बन रही है ना, ताकत बन रही है। अगर वो मुट्ठी खुल गई तो फिर कुछ देखिए रचना जी, ईलो का जो रचना जी, एक मिनट सुन लीजिए, ईलो का जो प्लानिंग था ना, सबसे पहले जन स्वराज के लोग ऐलान कर दें, और ऐलान के बाद हम लोग अपना तय करेंगे कि कौन कौन मजबूत कैंडिडेट है, उसके हिसाब से हम लोग कैंडिडेट। अरे भाई कीजिए ना, सब पार्टी यही करेगी, मजबूत कैंडिडेट उतारिए, सब प्रियदर्शी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मुझे देखिए, जो संजय जी के हवाले से आपने पूछा या कहा, संजय जी की नई नवेली पार्टी है, अभी इनको वक्त लगेगा। प्रशांत किशोर ने कई ऐसी चीजें कही हैं जो राजनीति में बेहद जरूरी है और उसको ये खारिज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में कहते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, आंदोलन को ही खारिज कर चुके थे। आज आंदोलन की बात भी करते हैं, बाद में आंदोलन में शामिल भी हुए। इनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन जिन उम्मीदवारों को ये लेकर के आए हैं, जो इनके चुनावी पहलवान हैं, वो दंगल करने में कितने काबिल हैं इन्हें खुद भी पता होगा। आपने ट्रेनिंग नहीं दी, बाकायदा उनको ट्रेनिंग देना चाहिए था। आपने जो फॉर्मूला तय किया, उस फॉर्मूले के आधार पर राजनीति में चुनावी पहलवान तय नहीं किया जाता है। उसके आधार, आप क्या फॉर्मूला था आपका? पैसा देकर के आप मेंबर बनिए या फिर भीड़ जुटाइए, और कहां से भीड़ जुटा रहे हैं उनका आपके प्रति है लगाव, नहीं है लगाव, पता नहीं। कितने पहलवान कारगर होंगे? आपने जो पैमाना सेट किया था, आपके प्रत्याशियों पर भी एक से एक आरोप लग गए। आप कांग्रेस से अलग नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, आप जनता दल यूनाइटेड से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री संजय जी, प्रशांत किशोर वाली बीमारी आप नहीं सुनिए, प्रशांत किशोर को सुन लीजिए। हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी है आप लोग, लेकिन किसी दूसरे को भी ब्रह्मज्ञानी की बात नहीं है। आप जिस तरीके से टोका टोकी कर रहे हैं, जिस तरीके से टोका टोकी कर रहे हैं, इस तरीके से
पार्टी का ज्यादा जोश है, लेकिन इतना बीच में ये अहंकार की भाषा नहीं बोलने दीजिए, टॉलरेट किया जाएगा। आप किसी और को रगड़िएगा, मुझे नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता हूं। मैं ये कह रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, आरजेडी से या तमाम जो पार्टियां हैं उससे कल्चर के मामले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज कहीं अलग नहीं है, एक कदम आगे है। जिन पार्टियों पर, तमाम पार्टियों ये आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल अलग है। आप अलग सुनिए तो, अलग अगर नहीं है, इतना मत बोलिए ना, बोलने दीजिए उन्हें। प्रियदर्शी जी बोलिए। जिन पार्टियों पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था या आरोप लगाते रहे कि ये लोग जातिवाद करते हैं, आप जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए? कांग्रेस से अलग कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसे हुए? अन्य पार्टियों से अलग कैसे हुए? आपके भी प्रत्याशियों पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप सही है या गलत है। कैसे, क्या कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, जिन पर जनता दल यूनाइटेड ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया दिया था, जिस आधार पर अशोक चौधरी को प्रशांत किशोर घेर रहे हैं, वही आधार पर तो RCP सिंह को भी घेरा गया था। वो क्यों वहां है? किस आधार पर उदय सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ? क्यों वहां चंद्रवंशी, क्या नाम है उनका, जिनको RJD के पूर्व MLC भी थे, वो क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? और ऐसे कई आरोपित लोग आपके यहाँ क्या कर रहे हैं पार्टी में? आप जब शुद्धता का पैमाना रखेंगे, बात संजय जी पार्टी को ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए, फंसा दिए जनसुराज को। इन पर ये डिबेट ही नहीं था, डिबेट था महागठबंधनों के सीट बंटवारे का। ये आ गए बीच में, पड़ गए, अपने आप को महान बताने लगे, इसीलिए इन पर बातें हो गई। लेकिन उनकी भी लिस्ट आने पर बवाल हुआ था ना, और हालांकि यही मैं कह रहा हूं कि आप तो रखना पड़ा। ठीक है, सुनिए। अच्छा, RJD से हमारे पास मेहमान है नहीं, तो मैं ये सवाल असितनाथ तिवारी जी से पूछ लेती हूँ, जो मेरे जहन में आया भी। बिहार में चुनाव इस बार किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और RJD में, लालू परिवार में ये जो दो फाड़ हम देख रहे हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, इसका नुकसान भी होगा क्या? देखिए, बिहार का चुनाव इस बार रोजगार, भ्रष्टाचार और घोटाले के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। रोजगार के लिए आया हर शख्स, हर समूह पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। अरे भाई, पढ़ा लिखा युवा किस सरकार में नौकरी मांगने नहीं आता है? कुछ सरकारें ज्यादा नौकरियां देती हैं, कुछ कम दे पाती है, लेकिन राज्य का जो युवा है उसे हक तो है ना नौकरी मांगने का। वो किससे मांगने आएगा? अपनी सरकार से मांगने आएगा, आता ही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादशाह सलामत बैठते हैं और उनके दयार में जो घुसेगा उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। कोई आया नहीं कि उसे पीट दिया गया। बूढ़ी बूढ़ी आंगनबाड़ी सेविकाएं आई, उनको पीटा गया। सेविकाएं आई, उनको पीटा गया। अभ्यर्थी आए, उनको पीटा गया। BPSC अभ्यर्थियों को पीटा गया, शिक्षकों को पीटा गया, कर्मचारियों को पीटा गया। मतलब पटना जो आया वो मार खाई। तो लोकतंत्र में खड़े हुए इस लाठी तंत्र के खिलाफ ये चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को हक है, वो सरकार से मांगने आएगी ही आएगी। ठीक है, बहुत बार ये संभव है कि उसकी मांग वाजिब न भी हो, लेकिन क्या सरकार सीधे सिर पर लाठी चला देगी, पैर तोड़ देगी? ये काम सरकार करती है। इस सरकार ने 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर सरकार ने बात तो सही है, बात तो सही है। मनीष पांडे जी, ये लाठियां याद तो रहेंगी? नहीं, रचना जी, छोटा 2 पॉइंट छोटे, मैं कम ही बोलता हूँ, 2 पॉइंट और छोटे। बोलिए। करप्शन मनीष भाई भी जानते हैं, और बिहार में आप अपने ही रिपोर्टर को कहिए, अगल बगल खड़े 4 आदमी से पूछ लें, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां बिना रिश्वत एक काम होता। इतना करप्शन बढ़ा है कि एक व्यंग आ गया था कि कल को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी कहीं जमीन खरीदने जाएंगे तो म्यूटेशन के लिए कर्मचारियों से पैसा ले लेगा। करप्शन इतना ज्यादा है। तो रोजगार, करप्शन, 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार ने कर लिया। CAG लगातार 3 साल से चिट्ठियां लिख रहा है। 3 साल बाद CAG ने स्पष्ट आशंका जता दी कि लग रहा है कि गबन हो गया है, इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे रहे। 1,000 करोड़ के सृजन घोटाले पर केंद्र और राज्य सरकारों ने सृजन घोटाले के जांच पर कुंडली मार ली, जांच रोक दी गई। तो ये तमाम मुद्दे हैं। देखिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये गंभीर मुद्दे हैं बिहार के लिए। ऊपर से SIR का मसला भी तो खूब गरमाया। मनीष जी, जल्दी से रिएक्शन दे दें। रिएक्शन मेरा तो यही देना कि भैया ऐसा है, एक तो ये चीज था कि 17 महीने जब यह सरकार में थे उस समय ना कोई सृजन घोटाला था, ना कोई बालिका गृहकांड थे, या कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं था।
जिन विभागों में, जिन प्रखंडों में, जिस जगह भ्रष्टाचार की आज चर्चा कर रहे थे, क्या 17 महीना कम थे इनके लिए उन विभागों की खाक छानने की जहां भ्रष्टाचार किए गए थे या भ्रष्टाचार हुए थे? अगर कम थे तब तो बात अलग है, लेकिन 17 महीना 1 वर्ष से ज्यादा होता है। अगर 17 महीना में यह नहीं ढूंढ पाए तो मुझे लगता है 5 साल भी इनको मिल जाता तो यह ढूंढ नहीं पाते। देखिए, इसी को कहते हैं बेर खट्टे हैं, सत्ता में नहीं। और इन्हीं के शासन में डाक बंगला चौराहे पर एक मजिस्ट्रेट ने किस प्रकार से एक मुस्लिम छात्र को मारते मारते कान फाड़ दिया था, और जब वह तिरंगा को अपना मतलब ढाल बनाया तो भी उसको मारा गया और मार के उसका कान फाड़ दिया गया था। तब यही शासन सत्ता में थे। ऐसी घटनाएं बहुत है, उनके टाइम की भी, आपके टाइम की भी। जैसे बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये युवा लाठियां याद रखेंगे। साथ ही साथ बिहार के वोटर्स के जहन में ये सभी मसले हैं जो अभी यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, और बहुत सोच समझ कर अपने मत का इस्तेमाल करना भी है। इस बार का चुनाव पूरी तरीके से रचना जी एक ठीक है। मनीष जी, मेरे पास टाइम नहीं है। असित नाथ तिवारी जी।